हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के 9th क्लास के प्यारे बच्चों। आज अपन आ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर के 3rd लेक्चर पे और इस लेक्चर में हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कुछ और बेसिक चीज़ें अपन आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आपने शुरू के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें यार बेटा, उसके बाद अपन लेक्चर 3 पे आएंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और आज हम थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक टर्म आएगी आपके पास, क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। ये टर्म है जिसे हमें समझनी है। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? तो किसी भी क्वांटिटी को जिसको आप क्या कर सको, मेजर कर सको। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको, नाप सको, ठीक है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर हम तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और इन क्वांटिटी की हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को समझा पाते हैं, समझा सकते हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को हमने एक टर्म दे दी, क्या? उनको हम बोलेंगे आज के बाद फिजिकल क्वांटिटी। अब यार बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी हैं। इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी का नाम हमने रखा स्केलर्स, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी का नाम हमने रखा वेक्टर्स। मतलब कुछ क्वांटिटी तो इस कैटेगरी में आएगी और कुछ क्वांटिटी आपकी इस कैटेगरी में आएगी। अब स्केलर क्वांटिटी किनको बोला, वेक्टर क्वांटिटी किनको बोला, ये हम अब अच्छे से क्लियर करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी बेटा उनको बोला जिनके पास या जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उस क्वांटिटी का क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है सिर्फ। अब आप बोलोगे सर बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने बताई, मज़ा आ गया सुन के कि भाई स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ। अब डेफिनेशन तो आ गई समझ में, बट अब एक नया टर्म अपने यहाँ पर आ गया, वो क्या है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? पहले इसको समझ लें तो हम ये भी समझ जाएंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहा गया। ठीक है साहब, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यार बेटा किसी भी क्वांटिटी का NU। ध्यान लगाना, 2 मिनट में सारी बात हो जाएगी क्लियर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी का NU। अब आप बोलोगे NU क्या है? तो N का मतलब है कुछ नंबर और U का मतलब है कुछ यूनिट। तो NU का मतलब हो गया नंबर और यूनिट। ठीक है, नंबर और यूनिट। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे इस डस्टर की लेंथ कितनी है, तो आप इसको स्केल से मेज़र कर लोगे और लेंथ आप मुझे बोलोगे कि सर इसकी लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर क्या बताया आपने? लेंथ का मैग्नीट्यूड बताया। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक N है, एक U है बेटा। N मतलब कुछ नंबर आपने मुझे बताया और U मतलब आपने कुछ यूनिट मुझे बताई। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और कोई एग्जांपल? जैसे मैं आपको पूछूं कि इस डस्टर का मास कितना होगा, तो आप बोलोगे मुझे इसका मास होगा 15 ग्राम। फिर से आपने मुझे 2 चीज़ें बताई है, NU। N मतलब नंबर, U मतलब यूनिट। तो ये आपने मुझे क्या बताया? मास का मैग्नीट्यूड बताया। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं इस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, इस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा,
तो आप बोलोगे सर इस कमरे का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये नंबर और फिर से ये यूनिट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया NU। तो किसी भी क्वांटिटी के NU को हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं बच्चों जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है, हमें उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। इनफैक्ट उनके पास डायरेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी लंबाई कितनी है तो आप मुझे मार्कर की सीधी सीधी बता दोगे कि इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। क्या इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है? कोई ज़रूरत है कि सर मैं इसको बोलूँ नहीं इसकी डायरेक्शन है 10 सेंटीमीटर ईस्ट या 20 सेंटीमीटर नॉर्थ? नहीं, ऐसा हम बोलेंगे तो वो चीज़ ही बड़ी अजीब सी लगेगी। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, उसका मैग्नीट्यूड, और उसमें डायरेक्शन का कोई रोल दूर दूर तक नहीं होता। उन सभी क्वांटिटीज़ को हमने क्या बोला? स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, उनको क्या बोला? स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी? बहुत सारी हैं, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है। ऐसे जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आओगे बच्चों, आपको और भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंसेस आपको पता चलते चले जाएंगे, और ये भी आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी, कौन सी वेक्टर होगी। ठीक है, अब आते हैं अपन वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर्स किनको कहा गया? अब बेटा कुछ क्वांटिटी ऐसी होंगी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली हमें ज़रूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड की। ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा किसकी? डायरेक्शन की। किसी भी क्वांटिटी को अगर डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, कौन सी दो चीज़ें? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही अच्छा सा। आप कंसिडर करो कि एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है ग्राउंड पे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यार बेटा कि इस बॉक्स पर एक 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक, फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। ठीक है साहब, क्या आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस बॉक्स पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो वो किस तरफ लग रही है क्या, या कुछ चीज़ मिसिंग सी लग रही है? तो अगर आप सोचोगे तो पता चल जाएगा कि हमें ये तो पता लग गया कि कितनी फोर्स लग रही है, बट किस तरफ लग रही है फोर्स ये तो हमें पता ही नहीं चला। हो सकता है 10 न्यूटन इधर लग रही हो सकता है इधर लग रही हो सकता है इधर लग रही हो, या इधर हो। हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की, और अगर हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं की तो हमें ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा कि फोर्स कहाँ लग रही है इस बॉक्स पे। तो मुझे इन्फॉर्मेशन कैसी लगेगी? अधूरी। तो हाल फिलहाल अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दूं फोर्स का, तो क्या मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी? आंसर है नो, नहीं मिलेगी। हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से हमें फोर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। अब क्या करें? पूरी जानकारी हासिल करनी हो तो फिर इसको आप इस तरीके से बोलो कि इस बॉक्स पर एक फोर्स लग रही है, किधर? ईस्ट में। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करो तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि देखो एक हिस्सा तो मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा हिस्सा क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो अगर इस तरीके से मैं बोलूं कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो बात एकदम हो जाएगी पानी की तरह साफ कि फोर्स किधर लग रही है। जैसे हमारा आंसर हो जाएगा ये, ईस्ट डायरेक्शन इधर होगी, ये 10 न्यूटन की फोर्स है तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ईस्ट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन हो गए। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ें बताता हूं तो मैं इस क्वांटिटी को पूरी तरीके से समझ पा रहा हूं। और बच्चों यही वेक्टर्स कहलाएंगे आज के बाद, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए उनका, और साथ के साथ डायरेक्शन भी चाहिए।
तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उनको हमने क्या नाम दिया? वेक्टर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है फोर्स। फोर्स के साथ साथ अभी आप याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हालांकि जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो आपको इसमें एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, अभी के लिए ज़्यादा परेशान मत होना। वेक्टर बेसिकली 9th क्लास में तो आप ये दो ही समझ जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट अभी थोड़ा सा अगर डीप में जाना चाहें तो हम ये बोलेंगे वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और साथ के साथ वो वेक्टर के लॉज को भी फॉलो करना चाहिए। ये 3 शर्तें होती हैं बच्चों, बट इसकी बात अपन कहाँ करेंगे? हायर क्लासेस में। वेक्टर लॉज क्या होते हैं ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये काफ़ी कुछ अपन ने सीखा अभी स्केलर और वेक्टर के बारे में। आप इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। कुछ अगर शॉर्ट नोट बनाना चाहें तो फिर अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे फिर से आते एक बार और उनके डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हमने स्केलर वेक्टर आज समझ लिया अच्छे से। अब आते हैं अपन डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में हम थोड़ा सा डिफरेंसेस समझते हैं। अब क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या अंतर होंगे? पहला, ये कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? ये स्केलर क्वांटिटी होगी। और ये कैसी क्वांटिटी होगी? ये तो वेक्टर होगी, ठीक। पहला अंतर तो सबसे बड़ा यही है। डिस्टेंस कैसी होगी? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देनी पड़ेगी? डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, या डायरेक्शन उसकी होती है। कैसे? जैसे कोई पार्टिकल है यहाँ पर, अब वो घूमते फिरते मान लो यहाँ पहुँच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हमने सीखा हुआ है, ये स्टार्टिंग पोजीशन, ये एंडिंग पोजीशन, इसको मैं एक एरो से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन से। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है, एक्चुअल में एक एरो होता है जिसकी टेल यहाँ पे होगी और हेड इधर होगी, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बस ये लेंथ जो ये चला पार्टिकल, इसको मेजर करके दे देंगे। तो डिस्टेंस के लिए हमेशा हम ऐसे लिखते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऐसे लिखते हैं 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में गया, 20 मीटर नॉर्थ। हम इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो भी बहुत बेसिक है। देखते हैं बेटा, ये 4 डायरेक्शंस मैंने बनाई। सपोज यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस बच्चे को मैंने बोला कि बेटा आप चलो 5 मीटर चलो ईस्ट में, ठीक। तो बच्चा यहाँ से जाता है ऐसे, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, 5 मीटर। अब मैंने एक दूसरे बच्चे को बोला, वो भी यहीं पे खड़ा हुआ है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी। ये तो ए वाले के लिए बोला अपन ने 5 मीटर ईस्ट, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। दूसरे बच्चे से मैंने बोला कि आप भी 5 मीटर चलो, लेकिन आप चलो किधर? वेस्ट में। तो ये वाला बच्चा चलेगा इस तरफ। बहुत बेसिक बातें हैं, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान देना। तो बी वाला बच्चा किधर चला? 5 मीटर वेस्ट में चला। तो क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? क्या आंसर है नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि एक चला ईस्ट में, दूसरा चला वेस्ट में। तो इस केस में दोनों बच्चों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इन दोनों केस में डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या वो सेम होगा? क्या आंसर है यस, डिस्टेंस विल बी सेम। कितना? 5 मीटर ईच। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस तो क्या है? सेम है, 5 मीटर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का रोल है ही नहीं।
हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है, अलग अलग। एक का 5 मीटर ईस्ट है, दूसरे का 5 मीटर वेस्ट है, यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, ये हमने चीज़ समझ ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे यहां से ऐसे घूमता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर्ड, अगर पार्टिकल मूव करता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा कैसा होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई बॉडी चल रही है, कोई कार चल रही है, तो फिर उसका डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन कोई बॉडी चल रही है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला जाएगा? आंसर है जरूरी नहीं है। कैसे समझते हैं? सपोज कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है और घूमते घूमते वापस इधर ही आ रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो इस कंडीशन में पहले तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो टर्न करके वापस पुरानी पोजीशन पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा। और अगर घूम फिर के वो वापस वहीं पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि चलती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ कैसे सकता है? अगर वो सीधा सीधा ही चल रहा है बस, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ता चला जाएगा। घट कैसे सकता है? अगर कोई बॉडी ऐसे जाके और फिर रिटर्न करने लग जाए वापस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो चलती हुई बॉडी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन चलती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका दूसरा डिफरेंस था। फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट may increase or decrease, but for a moving body distance always increases. ठीक। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कवर्ड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जीरो कब होगा? जब पार्टिकल रेस्ट पर है। तो अगर पार्टिकल चल ही नहीं रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। डिस्टेंस कवर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर चल रहा है तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? हमेशा पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज करता है बच्चों को कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है सर, क्या चक्कर है ये? इसको अपन जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आ जाओ भाई। सपोज एक पार्टिकल है यहाँ पर ए पोजीशन पे, तो पहले वो ए से बी जाता है ऐसे, और ये मान लो चला 10 मीटर। फिर बी के बाद वो क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है बेटा, ऐसे इसी लाइन पे आ रहा है और वापस कहाँ पे पहुँच गया? ए पे। तो पहले कहाँ गया? ए से बी, और फिर बी से वापस क्या रिटर्न कर गया? ए पे। यहाँ बना देता हूँ, ए से बी, और फिर रिटर्न कर रहा है वापस बी टू ए। समझ में आ रही थी बात? अब ऐसा होने के बाद पहले इतनी सिचुएशन को देखते हैं अपन। जब ए से बी जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब वो रिटर्न कर रहा होगा बेटा वापस बी से ए की तरफ आ रहा होगा, सोचो बी से ए की तरफ आ रहा होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। ठीक है, पहले 10 और फिर जब रिटर्न करेगा तो वापस डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा? उसका घट रहा होगा। और जब वहाँ वापस घूम के ए पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, लेकिन मान लो पार्टिकल यहाँ पे नहीं रुका, अब वो सीधा यहाँ पे जाने लग गया इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले इधर चल रहा था
अब इधर चलने लग गया, मान लो सी तक आया और ये भी 10 मीटर है, तो ए से अब कहाँ चला गया, सी पे, किधर चला गया, लेफ्ट में। तो हम बोलेंगे जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है फाइनल वो कितना हुआ है, -10 मीटर। अब यहाँ पे माइनस क्या बताएगा, माइनस बताएगा कि हमारा पार्टिकल किधर जा चुका है, पहले राइट में जा रहा था, तो राइट वाली डायरेक्शन को अगर हम प्लस मान लें बेटा, इस डायरेक्शन को अगर प्लस मान लें तो फिर लेफ्ट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी। तो हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट आया -10। तो यहाँ पर ये माइनस क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट का, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर और दूसरे का है -5 मीटर, तो हमें ये समझना है कि एक बॉडी राइट में गई है और एक बॉडी किधर गई है, लेफ्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट में ये प्लस और माइनस हमें क्या बताते हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं बेटा, नथिंग एल्स। ये हमें बताते हैं डायरेक्शन के बारे में। किसको पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव माने ये हमारे हाथ में होता है। हमारी इच्छा पड़े जिस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन उसके अपोजिट वाली क्या होगी, नेगेटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, तो पार्टिकल जब इधर चलेगा तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में बोलूंगा। ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो कोई बच्चा अगर इस तरफ चल रहा है तो मैं बोलूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा -20 मीटर, कोई इधर चल रहा है तो बोलूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा +20 मीटर। तो माइनस प्लस डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे, डायरेक्शन को। हम किसी को भी प्लस मान सकते हैं, लेकिन उसके अपोजिट वाला क्या होगा बच्चों, हमेशा माइनस होगा। ठीक, और क्या क्या बातें हैं जो हमें सीखनी है। अगर कोई बॉडी चल रही है बेटा, तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। इस साइन को बोलेंगे हम, या तो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कोई बॉडी चल रही है तो उसका डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा या बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। आप चाहे जितने एग्जाम्पल बना के देख लें, हर एग्जाम्पल के अंदर आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि डिस्टेंस जो है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी छोटा नहीं होगा। ये एक और अंतर होता है किसके अंदर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले आप दिमाग पे जोर डालना बच्चों, फिर उसके बाद आप सुनना मुझे। ऐसी क्या कंडीशन होगी कि पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। किस कंडीशन पे पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, आप सोचो, फिर उसके बाद आंसर सुनना। सोचा, अब सुनना। अगर पार्टिकल चल रहा है और वह अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर पार्टिकल चल रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो फिर बेटा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। लेकिन जैसे ही पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर लेता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। जैसे अगर कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है ए से बी तक, तो ए से बी तक जाने में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। लेकिन अगर मान लो वो घूम गया इधर, अब डिस्टेंस अलग आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। या फिर वो वापस रिटर्न कर रहा है तो डायरेक्शन तो फिर से चेंज हो गई, अब भी दोनों का आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। तो अगर पार्टिकल चल रहा है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलेंगे इस केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए बेटा एक बार लिख लीजिए आप। ओके, और कुछ छोटी छोटी बातें समझते हैं अपन। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, उसका डिस्टेंस ट्रेवल 0 है, तो इस बात से क्या मतलब हुआ,
ऐसी क्या कंडीशन होगी जब पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रेवल 0 हो जाए? तो आंसर है वह पार्टिकल डेफिनेटली किस पे है? रेस्ट पर है। कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी चल गया तो डिस्टेंस की वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए पार्टिकल इज एट अ पार्टिकल हैज़ 0 डिस्टेंस, देन व्हाट इज द कंडीशन? तो हम बोलेंगे पार्टिकल इज डेफिनेटली एट रेस्ट। वहीं अगर मैं आपसे बोल लूँ कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या हो सकता है? अब इसके हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं बेटा। अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है तो या तो पार्टिकल रेस्ट पे ही है, बिल्कुल हिला ही नहीं, चला ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल मूव तो किया लेकिन वो घूम फिर के वापस कहाँ आ गया? पुरानी पोजीशन पे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर पार्टिकल घूम फिर के वापस उसकी पुरानी लोकेशन पर ही आ जाता है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 अगर पार्टिकल का आ रहा है तो या तो पार्टिकल रेस्ट पर है या फिर पार्टिकल कहां पर आ गया? वापस इनिशियल पोजीशन पे। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, ठीक। लेकिन डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब पार्टिकल डेफिनेटली किस पे है? रेस्ट पे है। ओके, चलिए भाई, और एक दो चीज और देखते हैं छोटी छोटी। अपने पास दो पॉइंट है ए और बी। ए से बी तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं और कई सारे रास्ते होंगे तो हर रास्ते का डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लो कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया घूम फिर के, तो सभी कंडीशन में डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। कैसे भी जा सकता है पार्टिकल, हमें पता नहीं, लेकिन दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। तो वो क्या होगी? इनिशियल और फाइनल। तो बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होगी और बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस कवर्ड जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रास्ते पार्टिकल अपना सकते हैं। अब दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो तो यूनिक रहेगा, बट डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। कैसे समझना? बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे ये ए और ये बी, इन दो पॉइंट के बीच में कितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? तो अगर पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ऐसा, और अगर पार्टिकल बी से ए जा रहा है बेटा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ऐसा। तो बिटवीन टू पॉइंट्स we can have two values of displacement। दो पॉइंट के बीच में दो वैल्यूज हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट की ए की वैल्यू होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कंफ्यूज मत होना बच्चों। दो पॉइंट है पी और क्यू, मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ पी और क्यू के बीच में कितने डिस्प्लेसमेंट्स पॉसिबल हैं? हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट्स आर पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स? तो आप बोल सकते हो एक पी से क्यू और दूसरा क्यू से पी, क्योंकि दोनों ही केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करती है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल पी से क्यू जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट की एक सिंगल वैल्यू ही आएगी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो मल्टीपल हो सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। तो ये बहुत सारी बातें हमने जानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगर कोई डाउट रह गया हो बेटा तो आप कमेंट में उसको डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपके बेसिक्स अच्छे करते जा रहा हूँ बेटा। और फिजिक्स में यही है, जितना आप चीज़ों को डीपली समझोगे सब्जेक्ट को, उतना मज़ा आएगा आपको, और जितनी फिजिक्स में समझ बढ़ेगी आपको उतना ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता चला जाएगा और सब्जेक्ट से प्यार होता चला जाएगा। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई कमी अगर लग रही है आपको तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताएं और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो बच्चों तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करें दूसरे बच्चों को,
और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो बेटा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस पर हर टॉपिक पे मिलने वाले हैं। शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।